नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएल में स्वागत है। आज जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन दिया था वो ये क्वेश्चन है कि जननांकी लाभ क्या है, आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है इसको एक्सप्लेन करना है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, कीवर्ड्स पकड़ना क्वेश्चन के, तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर ले जाएंगे। पहला कीवर्ड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सप्लेन करना है इम्पैक्ट को। हिंदी में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि बुक कौन सी है। ये कोई सा भी बुक नहीं है, एक सामान्य सी अनसॉल्व्ड पेपर आता है, केबीसी नैनो का है ये, बीपीएससी का अनसॉल्व्ड पेपर है जीएस के लिए, और 100 रुपये की बुक आती है। नहीं मिलता है आपको तो आप ऑनलाइन इसको ख़रीद सकते हैं। मुझे बोलते हैं कि पूरे बुक का पीडीएफ दे दीजिए फ़ोटो खींच के। इतना बेरोज़गार नहीं हूँ मैं, पूरे बुक का पीडीएफ खींच के डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको इसी समझना चाहिए। ओके, बाकी जो बुक के क्वेश्चन वाले हिस्से होते हैं वो तो मैं करवा ही रहा हूँ बार बार, और जो मेंस के बाकी लेक्चर मैंने लिए हुए हैं उसमें भी पीडीएफ में बहुत सारे पेपर ऑलरेडी डाले हुए हैं मैंने। किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है तो केबीसी नैनो का। ये अनसॉल्व्ड पेपर है। सॉल्व्ड पेपर में क्या होता है वो पता ही होगा जिन लोगों ने लिया होगा। मुझे आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैं अनसॉल्व्ड पेपर लेता हूँ हमेशा। सॉल्व्ड वाले पेपर में बहुत गलतियाँ रहती हैं, हद से ज़्यादा भर भर के गलतियाँ रहती हैं। कुछ भी ईर घाट से शुरू करके बीर घाट पर आंसर को ख़त्म कर देते हैं, कुछ भी आंसर लिखा रहता है। तो अगर आप सॉल्व्ड पेपर से करते हैं, बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, उसमें बहुत सारे गलतियाँ होती हैं। आज हम क्या सब पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको कैसे लिखना होता है। आंसर राइटिंग में जो कुछ गलतियां कर रहे हैं आप लोग, उसको भी मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि क्या गलतियां होती हैं आंसर राइटिंग में। अच्छा से अच्छा आंसर कट जाएगा आपको इस तरह से। उसके बाद से एक आंसर भी मैं आप लोगों को लिख के लाया हूँ। हिमालय न केवल भौतिक अवरोध है बल्कि यह एक जलवायु, जल निकासी और सांस्कृतिक विभाजन भी है, स्पष्ट कीजिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। इसको मैंने बीपीएससी के लिए लिखा है, आप ही लोगों के लिए लिखा है, 5 पेज के करीब में लिखा है। इसको हम लोग अंत में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ कि कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ और हम जो गलतियाँ करते हैं उसको मैं दिखाता हूँ पहले। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, गौर से लेक्चर को सुनना, ध्यानपूर्वक देखते चलना, आप गलतियाँ नहीं करेंगे। फिर पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। कीवर्ड्स ढूंढो क्वेश्चन के। मैं बार बार कहता हूँ, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ऊर्जा संकट जो है वो हमारे भारत के आत्मनिर्भर बनने में जो बाधा बन रहा है, वैश्विक परिदृश्य में इसको लिखना है। उसके कीवर्ड आपने ढूंढे ही नहीं। मुझे कोई आत्मनिर्भर भारत लिख के भेज रहा है कि हमारे क्या आत्मनिर्भर भारत के गोल हैं। मैं क्या करूँ उनको गोल का? कोई भी एग्जामिनर आपके कॉपी को काट देगा। तो इस तरह से नहीं करना है। कीवर्ड्स को पहली बार, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करना एग्जाम में 2 बार पढ़ना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके छोड़ देना, उसके बाद लिखना शुरू करना है आप लोगों को। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के क्षेत्र, विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। आर्टिकल 21 का जब सुप्रीम कोर्ट बार बार व्याख्या कर रही है तो वो हमारे जो जीवन के अधिकार हैं उनको कैसे और बड़ा करता जा रहा है, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर मुझे लिखना होगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिखूँगा लेकिन एक स्ट्रक्चर फ्रेम करके मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मुझे लिखना होगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो दिए हुए हैं उसके बारे में मैं लिखूँगा। मूल अधिकार जो हैं इसको मैं लिखूँगा, कौन कौन से हैं, कितने हैं। बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखने बैठ जाना, अब स्वतंत्रता का अधिकार में हम सारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है क्योंकि मूल हिस्सा नहीं है। इंट्रोडक्शन में ही लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज या 1 पेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि जीवन का अधिकार, उसमें क्या क्या कुछ कुछ शामिल हैं, जैसे प्राइवेसी का है, या राइट टू एजुकेशन है, या सोने का अधिकार है, या विदेश यात्रा का अधिकार वगैरह। सब बहुत सारे अधिकार होते हैं जो जीवन के अधिकार में शामिल है, बहुत सारे। वो कैसे शामिल है? क्या संविधान में शामिल थे? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक याचिका में जो फैसले दिए हैं ना उसके द्वारा शामिल किए गए हैं। जैसे प्राइवेसी का जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के तहत जो शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 21 में वो फैसला आया था, पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ में आया था कि जो प्राइवेसी होगा उसका भी अधिकार होगा हमें, है ना, राइट टू प्राइवेसी जिसको कहा जाता है। तो ये कहाँ से आया? तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शामिल हुआ है।
तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के आज तक आर्टिकल 21 से संबंधित जो भी फैसले रहे हैं उनको आपको मुख्य भाग में लिखना है। क्यों? क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर से क्वेश्चन को पढ़वाता हूँ। न्यायिक व्याख्याओं ने किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या, जो अनुच्छेद 21 के बार बार सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्याख्या करता है ना, उसने इसको और बड़ा बना दिया है। आर्टिकल 21 उतना सारा नहीं था जितना अभी वर्तमान में है। बार बार सुप्रीम कोर्ट, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन आया, दिल्ली या देश के अलग अलग भागों में जब पॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, पॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्वच्छ वायु हमें लेने का अधिकार है। क्या बोला मैंने, स्वच्छ वायु का भी अधिकार है हमें, समझ रहे हो ना, इसका भी हमें राइट दिया गया है। ये कहाँ से आया, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत सुनाया, इसको भी जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो न्यायिक व्याख्या के द्वारा समय समय पर इनको शामिल किया गया। फिर आप कंक्लूड कैसे करेंगे कि जो मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधानविदों के द्वारा दिए गए थे, उनमें कुछ आप उनके कोटेशन डाल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जीवन का अधिकार जो होता है हर मानव के लिए ज़रूरी होता है। ये एक प्राकृतिक अधिकार भी होता है, ज़रूरी नहीं होता कि संविधान में लिखित है तभी आपको जीवन का अधिकार मिले। जीवन का अधिकार जो होता है एक प्राकृतिक नेचुरल राइट होता है। कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है देश में तो उसको ये अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ओके, तो आप उसको लिख के आप कंक्लूड इस आंसर को अंत में कर सकते हैं कि ये अधिकार जो होते हैं धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कीवर्ड्स पकड़ना सीखिए। जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जनांकिकी लाभ। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आ रही होगी, या तो वो कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। एक बच्चे ने गलती की थी तो मुझे पता चल गया था कि इसका आंसर जो है वो आंसर सीट वगैरह में जो सॉल्व पेपर होता है उसमें गलत दिया हुआ है। जनांकिकी लाभ आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब जनांकिकी लाभ क्या होता है? जो किसी भी देश की जनसंख्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या जो होती है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ओके, 0 से 14 या 16 कहीं कहीं लिखा रहता है, 14 या 16 से 64 वर्ष या 60 वर्ष मान लो, कोई भी एक आंकड़े में इतना नहीं पढ़ना चाहिए, मूल होता है कॉन्सेप्ट आपका सही है कि नहीं। अगला होता है 60 से जितना दिन तक जिए इंसान। ये जो जनसंख्या होती है ये काम नहीं करती है। ओके, ये आश्रित जनसंख्या होती है। ये जो जनसंख्या होती है या तो ये आश्रित होती है या तो ये पेंशन पा रही जनसंख्या, तो रिटायर्ड हो चुकी होती है। ओके, ये भी जनसंख्या काम नहीं करती है। मूल रूप से जनसंख्या जो काम करती है वो यही करती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इसी को कहा जाता है, जनांकिकी लाभ, कि आपके पास कार्यशील जनसंख्या कितनी है। क्या मैं कह रहा हूँ? कार्यशील जो जनसंख्या है वो कितनी है। ओके, इसमें मूल रूप से क्या आता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री ने बार बार बोलते हैं, सब लोग सारे मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि हमारे पास कार्यशील जनसंख्या, मतलब जो यंग जनरेशन है ना, अपने पास युवाओं की जनरेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा है अपने देश में। तो इस चीज़ पर हमें बात करनी है इसमें। अब आप मुझे बताओ, कोई एक घर सोचो, अपने सामने ही सोचो, एक क्वेश्चन मान लो आपने कभी नहीं पढ़ा है, जनांकिकी लाभांश क्या होता है, फिर भी आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के। कॉमन सेंस रखना ज़रूर, वही एग्ज़ाम में काम आएगा, बाकी पढ़ाए तो भूल ही जाते हैं लोग। कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कितनी कार्यशील जनसंख्या हमारे पास है, उनको क्या क्या कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए, ये होना चाहिए। बाकी मैं बताता हूँ। एक घर है जहाँ पर सारे बूढ़े लोग, ओल्ड एज के लोग रहते हैं। एक है जहाँ पर सारे यंग लोग रहते हैं। ओके, एक सारे ओल्ड रहते हैं, एक यहाँ पर यंग लोग रहते हैं। ओके, किस घर में ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्टिविटी होगी? बूढ़े लोग क्या ज़्यादा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यंग लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। ओके, क्यों कर सकते हैं? पहला चीज़, इनके पास एनर्जी अधिक होता है। दूसरा चीज़, अधिक देर तक काम कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा चीज़, इनके पास टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं। ये किसी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जल्दी कौन सीखता है? यंग जनरेशन सीखता है या ओल्ड एज जनरेशन सीखता है? तो यंग एज जनरेशन सीखता है। यानी कि देश में टेक्नोलॉजी के रूप में बार बार सुधार किए जा सकते हैं। किसी को आपने 60 वर्ष के बाद स्टार्टअप शुरू करते देखा है क्या? वो देखा होगा, हो सकता है रेयर होता है। स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। चौथा क्या होगा कि जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उसको इजाद कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च कर सकते हैं, ये जनसंख्या। पांचवा क्या हो सकता है कि और भी तरह तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो।
जो बहुत कुछ हो सकता है। लिखने के बैठो तो हज़ारों लाइन इस पर लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हो कि कैसे क्या हो सकता है। अलग अलग जो सोच, नई सोच एक होनी चाहिए। आज ही आप देखो 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी, 20 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी, फूड डिलीवरी, ये सब जो नए नए ऐप बन रहे, कौन बना रहा है? ये यंग जनरेशन ही बना रही है। ये जो जीवन आसान बनाने का काम होता है वो यही जनरेशन कर रही है अभी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, यही सब चीज़ें होती हैं जो अगर कार्यशील जनसंख्या होता है तो उस देश में बढ़ती है। दूसरा, अगर आश्रित जनसंख्या कम होगा, और भी मैं इसके बेनिफिट ही बता रहा हूँ, अगर आश्रित जनसंख्या कम होगा यानी कि सरकार को सामाजिक जो खर्चे होते हैं, सामाजिक देयता, इस पर कम खर्च करना पड़ेगा। मतलब कि पेंशन पर कम खर्च करना पड़ेगा, बच्चों के जो पेंशन पर कम खर्च करना पड़ेगा, वृद्धाश्रम बनाने पर कम खर्च करना पड़ेगा, बूढ़े लोगों के लिए जो अस्पताल होते हैं उनके लिए कम खर्च करना पड़ेगा। ओके, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। सातवां, ये जो जनसंख्या होती है किसी पर आश्रित नहीं होती है, यानी कि ये देश की इकोनॉमी में योगदान दे सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी का रखते हैं सपना, तो हमें इस जनसंख्या पर सबसे विशेष ध्यान देना होगा। ये जनसंख्या क्या पेट से ही स्किल सीख के आती है? नहीं। हम वहाँ पर क्या बताएंगे कि कार्यशील जनसंख्या जो होती है, यंग जनरेशन, ये कार्य तब करेंगी जब इनके पास अच्छा एजुकेशन होगा। एजुकेशन कैसा? मतलब कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री करके आप स्किल्ड जनसंख्या में उतना अच्छा नहीं कर सकते, जहाँ पर बैचलर डिग्री ही 7 साल बाद होता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ स्किल होना चाहिए। पढ़ा लिखा कम भी हो, स्किल होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को जानने वाला इंसान होना चाहिए। आजकल जो मैक्सिमम टीचर दिखते हैं आपको, किस एज ग्रुप के दिखते हैं? तो यही होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है उसमें एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होते हैं, नई जनरेशन जो होती है, उसमें एक जो रिस्क होता है ना, रिस्क, इसको लेने की कैपेबिलिटी होती है। तो यही सब चीज़ें आपको लिखनी है कि जनसंख्या लाभांश में जब हम होते हैं, जब हमारे पास कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी तो हम काम तेज़ी से कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है वो ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छे हम अपना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। सामाजिक जो उससे देयता है तो उस पर सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा। कॉमन सेंस यूज करो, है ना। क्या होगा? गलत ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट, लेकिन लिखोगे तो खुद के मन से ना, किताबी भाषा में तो नहीं लिखोगे ना। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ ना। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्य के मध्य तनाव के क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। इंडियन फेडरल, भारत का जो संघ होता है, फेडरलिज्म जो होता है जिसको कहा जाता है, उसमें आपको केंद्र और राज्य के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण करना है। वर्तमान समय में संघीय सरकार और बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। अभी के परिप्रेक्ष्य में करना, 2022 के परिप्रेक्ष्य में, भले ही ये क्वेश्चन कभी भी पूछा हो। इस क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड थे? भारतीय संघ थे, केंद्र और राज्य के मध्य तनाव के क्षेत्र थे, उसका विश्लेषण करना है, संघ सरकार बिहार सरकार के मध्य संबंध को दर्शाना है। तो संघ और राज्य के बीच में किन किन चीज़ों को लेकर विवाद होता है? आर्थिक स्थिति को लेकर, इकोनॉमी को लेकर विवाद होता है, पैसा वगैरह को लेकर विवाद हो सकता है, या किसी भी चीज़ को लेकर और भी हो सकता है। कोई जो राज्यपाल होते हैं उनकी एक्टिविटी को लेकर विवाद हो सकता है, किसी अधिकारी के डेपुटेशन को लेकर विवाद हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य में विवाद होते हैं। और तो किसी चीज़ को लेकर विवाद नहीं होता है। जैसे बंगाल का गवर्नमेंट है, वहाँ पर क्या विवाद है? वहाँ पर राजनीतिक विवाद अधिक है। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, उससे, है ना, वैचारिक विवाद हो सकता है। कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होगी और सेंटर में दक्षिणपंथी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी जैसे, तो वहाँ पर विवाद बढ़ सकते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को लेकर विवाद बनता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। बिहार राज्य से संबंधित अगर कोई विवाद होगा तो उसको आप करंट अफेयर में जब पढ़ते हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। जनांगीकी लाभांश वाला, मौलिक अधिकार का भी बता दिया है और भारतीय संघात्मक का भी बता दिया है। अब मैं एक दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान भारत में शहरी विकास पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए। ओके, आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में थे। शहरी विकास के कारण लिख दिए मैंने, यहाँ पर ये सब कुछ लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसके सारे कंटेंट लिखे हैं। मैं बताता हूँ गलती क्या है इसमें। उसके बाद ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ तक लिखा हुआ है। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा में ही लिखना, 100-150 शब्द का ही क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें गलती क्या है ना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर पता है क्या है? इंट्रोडक्शन लिखने से पहले मैंने ये लिख दिया है, ये गलती है।
इंट्रोडक्शन से पहले कभी भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के नहीं लिखना होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर इस तरह के आकृति या जो भी आपको डेकोरेट करना हो तो इंट्रोडक्शन के बाद ही करना है। अगर मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हो तो ये मेरा ही लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है मैंने गलती की है। अगर ये इससे पहले इंट्रोडक्शन लिखा होता तो ये एक परफेक्ट आंसर होता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना है, हद से ज़्यादा नहीं भर देना है। कल एक बच्चे ने आत्मनिर्भर भारत बनने में ऊर्जा संकट व्यवधान है, उसमें आत्मनिर्भर भारत को पूरा भर दिया था, ये गलत था। ओके, चलो मैं अब एक और क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ आज जो मैं लिख के लाया हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहें हिस्ट्री ऑप्शनल वाले तो लिख सकते हैं, मैं इसका PDF दे दूंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए है ये, बाकी लोगों को नहीं लिखना है क्योंकि नहीं पूछता है आपसे। मुगल काल के दौरान भारत में शहरी विकास पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए, इसको आपको लिखना है। ओके, आज का मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आज मैंने लिखे हैं। हिमालय वाला क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन है कि हिमालय न केवल भौतिक अवरोध है बल्कि एक जलवायु, जल निकासी और सांस्कृतिक विभाजन भी है, स्पष्ट कीजिए। ये UPSC का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको BPSC के बेसिक पर लिखा है, तो थोड़ा सा बड़ा लिखना मुश्किल होता है BPSC के लिए। जो लोग UPSC के लिए बराबर लिखते हैं ना, उनके लिए मुश्किल होता है। तो गौर से सुनना, भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, शैली आपका अपना होना चाहिए लिखने का। हिमालय पर्वत सिर्फ एक भौतिक ढांचा नहीं अपितु भारत में जीवन के विभिन्न आयामों का आधार भी है। शायद यही कारण है कि हिमालय का उल्लेख कवियों की रचनाओं से लेकर तमाम तरह के धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। भारत का अस्तित्व कहीं न कहीं हिमालय पर आधारित है। देश में बसने वाली विशाल जनसंख्या को हिमालय अपना संरक्षण प्रदान करता है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति में हिमालय को पर्वत से कहीं अधिक उच्च और पवित्र स्थान प्रदान किया गया है। हिमालय का निर्माण मैंने लिखा, ये यूरेशियाई प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। इसके टक्कर से हिमालय का फोल्डेड माउंटेन के रूप में, नवीन वलित पर्वत के रूप में निर्माण हुआ है। 2 पेन का यूज़ नहीं करना होता है, मुझे चूँकि रूम पर लिखना था इसलिए मैंने 2 पेन का यूज़ किया हुआ है। 2 कलर के पेन का आप वो यूज़ नहीं करना है। भारतीय तथा यूरेशियाई प्लेट के टक्कर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। सेनोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। दोनों प्लेटों के मध्य स्थित मिट्टी के मुड़ने और उसके पश्चात ऊपर उठने के कारण इसका निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा हिंदू कुश से अरुणाचल तक मुख्यतः इसका विस्तार है। अगला है कि 2400 किलोमीटर लंबाई है, 8848 मीटर की हाईएस्ट पीक है इसका। भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों से संबंधित है ये इसका एक हल्का सा, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो मैंने बना कर दिखा दिया है। हिमालय के महत्व पर आगे जो क्वेश्चन का मुख्य भाग है हमारा। जलवायु का महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, जल निकास के रूप में क्या महत्व है, सामरिक महत्व क्या है, अन्य महत्व क्या है। जलवायु का महत्व, भारत की मानसूनी जलवायु का सबसे बड़ा कारण हिमालय की अवस्थिति है। यह दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध का काम करती है तथा इन्हें भारतीय भूमि पर घेर कर वर्षा कराती है, जिससे ग्रीष्म में भारत वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार शीतकाल में भूमध्य सागर से चलने वाली आर्द्र पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराती है। जैसे ये आर्द्र पवन जब शीतकाल में चलते हैं, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, उससे भी भारत में वर्षा होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, जिसके कारण जिसको भारत में जब हिमालय घेर लेती है तो पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा पूरे भारत में होती है। इन वर्षा के कारण भारत में खरीफ और रबी दोनों तरह के फसलों का उत्पादन संभव हो पाता है। हिमालय पर सैकड़ों ग्लेशियर मौजूद हैं जो अनेकों सदानीरा नदियों के स्रोत के रूप में काम करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, कमला, कोसी इत्यादि। ये नदियाँ दुनिया के सबसे बड़े एवं उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, सिंधु गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय साइबेरिया से चलने वाली शुष्क एवं ठंडी पवनों को रोकने का काम भी करती है तथा भारत को एक निर्जन शीत मरुस्थल होने से बचाने का काम भी करती है। हिमालय मौजूद जैव विविधता हमारी एक समृद्ध विरासत है जो अनेक पौधों, जीव जंतुओं का घर भी है। सांस्कृतिक महत्व क्या है, अब इस पर चलते हैं। हिमालय उत्तरी भारत की संस्कृति पर एक विशेष प्रभाव डालता है। हिमालय राज्यों में गीत, संगीत, नृत्य तथा खान पान सब कुछ हिमालय से जुड़ा हुआ होता है। जो हिमालयी राज्य होते हैं वहाँ तो खान पान भी हिमालय क्षेत्र से ही जुड़े हुए होते हैं। सुखद वातावरण और कम गर्मी के कारण यहाँ प्राचीन समय से ही अनेक ऋषियों का निवास रहा है। इसका प्रमाण हमें उनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों में मिलता है। महाकवि कालिदास की कृतियों में हिमालयी क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। यहाँ उपस्थित अनेकों धार्मिक तीर्थ स्थल भी इसका प्रमाण है, जैसे विभिन्न बौद्ध मठ, केदारनाथ, चारधाम, सिख गुरुद्वारा, चिराग शरीफ इत्यादि।
मनोरंजक एवं विहंगम प्राकृतिक दृश्यों के कारण हिमालय के क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में पर्यटक भी आते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन का भी खूब विकास हुआ है। प्राकृतिक विभिन्नता के कारण यहाँ अनेक फलों का उत्पादन संभव हो पाया है तथा करीबा पर केसर की खेती कश्मीर घाटी में की जाती है। प्राचीन समय से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जैसे लकड़वाला, भोटिया, जौनसारी इत्यादि। जल संसाधन के रूप में इसका क्या महत्व है, तो जल ग्लेशियरों के कारण बारहमासी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अनेक झीलों का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है। सामरिक महत्व क्या है, 2400 किलोमीटर लंबी औसत 8000 मीटर की ऊंचाई के कारण इसे पार करना हमेशा से कठिन रहा है। प्राचीन समय से ही भारत पर आक्रमण को रोकने का काम करती रही है। कुछ निश्चित दरों से ही इसे पार किया जा सकता है, इसलिए ये एक सांस्कृतिक विभाजन का भी काम करती है। दो जगह की संस्कृति इसलिए भिन्न हो जाती है क्योंकि वहाँ पर आवाजाही ना ही संभव हो पाता है। इसलिए पूरे उत्तर के मैदान में आपको एक जैसी संस्कृति मिलेगी, लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट में घुसेंगे तो हर जनजाति की अलग संस्कृति है, क्योंकि उनके बीच में आवाजाही नहीं थी। हिमालय को पार करेंगे आप तो आपको एक अलग ही संस्कृति दिखेगा, क्योंकि आवाजाही संभव नहीं हो पाता था। हिमालय के पीछे जल अभाव वाले इलाके हैं जहां संसाधन का अभाव पाया जाता है तथा जीवन कठिन है। जो आपको जाएंगे, जो सेंट्रल एशियाई देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों में जीवन बड़ा ही कठिन होता था। ये एक प्रमुख कारण है कि इन इलाकों से भारत पर आक्रमण होते थे। जहाँ संसाधन नहीं रहेगा और जहाँ पर संसाधन भरपूर रहेगा, वहाँ से दूसरी तरफ तो आक्रमण होना निश्चित होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिमालय अपनी उपस्थिति के कारण न सिर्फ भूगोल को, वरन संस्कृति और समाज को भी प्रभावित करती है। हिमालय के उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति में उतना ही अंतर है जितना सामान्य धरातल में और एवरेस्ट में अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखने की कोशिश किया। आधे घंटे मैंने इसको ख़त्म किया था, तो आप भी इसको लिख सकते हैं, मुझसे अच्छा लिख सकते हैं। मैं कोई ऐसा कुछ भी दावा नहीं करता हूं। तो जो भी था मैंने बता दिया। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आप इन क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश कीजिए, जनांकी लाभ वाले को अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। लेकिन लिखना है अपने शब्दों में ही, अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में लिखना है। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार ज़रूर होगा। गाय पर ही ऐसे लिखना शुरू करो, लेकिन लिखो ज़रूर, समझ रहे हो ना, अपनी भाषा में। तो यही था आज का लेक्चर, ठीक है। जैसा भी लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।